अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अना टॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, इसकी हमारे पास लेयर्स होती हैं, आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह, वो हम सारा इसमें देखेंगे। ठीक है, और ये सारा ऑब्वियसली जो अभी हम पढ़ेंगे वो सुपरफिशियल बातें होंगी, मतलब ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगी और इतना ज़्यादा बातें ज़्यादा नहीं है इसका, लेकिन ऑब्वियस आगे जाके हम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जैसे कि रेक्टस अब्डोमिनस मसल, रेक्टस शीट और ये सब कुछ करेंगे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बस आपके नॉर्मल नो हाउ के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की सबसे पहले लेयर्स देख लेते हैं, ये पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, तो लेयर्स में हमारे पास स्किन आता है, देन वी हैव द सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया की भी हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक होती है हमारे पास फैटी लेयर। ठीक है, और उस फैटी लेयर को हम कहते हैं कैम्पर्स फेशिया। तो कैम्पर्स आप इस तरह याद रखेंगे, पहले सी आता है और फिर एस आता है एबीसीडी में, पहले आप लिखेंगे कैम्पर्स फेशिया और फिर आप लिखेंगे स्कारपास फेशिया, और एफ सी याद कर लें या सी एफ याद कर लें। फैटी पहले लेयर पहले आती है, देन यहाँ पे मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस लेयर आती है, इसके बाद दूसरी, और उसको हम क्या कहते हैं, स्कारपास फेशिया। सही हो गया। अच्छा, ये हमारे पास इसकी दो लेयर्स हो गई। देन वी हैव द डीप मसल, डीप फेशिया। ठीक है, डीप फेशिया जो होता है ना, वो इस तरह होता है कि अगर आप पहले डीप फेशिया की लेयर आती है, देन वी हैव द मसल, फिर हमारे पास डीप फेशिया की लेयर आती है, देन वी हैव द मसल, फिर हमारे पास डीप फेशिया की लेयर आई है, देन वी हैव अनदर मसल। तो हर मसल के दरमियान एक डीप फेशिया की लेयर होती है। ओके, और फिर उसके बाद ट्रांसवर्सालिस का फेशिया, अपना फेशिया है जो कि इसको कवर कर रहा होता है। अंडरस्टूड? तो डीप फेशिया है, देन वी हैव ऑब्वियसली मसल। ठीक है, इसमें मेजरली आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक आते हैं और इनर मोस्ट ऑब्लिक, लेकिन हम दो और भी हैं। बस उसको याद करने के लिए आप टेबल नंबर 6.1 याद कर लें, दैट्स इनफ। ठीक है, इसकी कोई और स्पेसिफिक डिटेल नहीं आती, कोई पूछता नहीं, हम आगे जाके इनके डीप स्ट्रक्चर्स की थॉरली स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है आपके पास ट्रांसवर्सालिस फेशिया, then we have the extraperitoneal fascia, नहीं सॉरी, extraperitoneal fatty layer। ठीक है, और इसका मैंने पेरिटोनियम में बताया था कि ये डिफरेंट थिकनेस की होती है, डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, और फिर लास्टली वी हैव द फ्राइटल पेरिटोनियम। ठीक है, वी हैव द फ्राइटल पेरिटोनियम। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसकी होती हैं, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, जो हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है वो क्या आती है, स्किन आती है। ठीक है, तो हम स्किन लिख लेते हैं। ठीक है, स्किन में हमारे पास जो है बेसिकली स्किन क्या होती है, स्किन होती है, ये लूजली अटैच होती है टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इसके नेचुरल लाइंस ऑफ क्लीवेज होती हैं। ठीक है, नेचुरल लाइंस ऑफ क्लीवेज की तरह क्या हम बात है कि एक तो पहले लूजली अटैच्ड होगी। ठीक है, और इसके अंदर नेचुरल अंडरलाइंग लाइंस ऑफ क्लीवेज होती हैं। इससे मुराद ये है कि अगर हम इन लाइंस के अलॉन्ग कट लगाएंगे ड्यू टू एनी रीज़न, मीन्स ये हादसाती तौर पे भी लग सकता है और आप अब सर्जरी में भी जब लगाते हो, तो लेट्स सपोज अगर एक नेचुरल लाइन ऑफ क्लीवेज इस तरह जा रही है और आप इसके अलॉन्ग एक कट लगाते हैं। ठीक है, ये कट अगर आपने लगा दिया तो ये जो कट है ये जल्दी हील करेगा और इसका स्कार नहीं बनता इस तरह। लेकिन अगर वही इस तरह लाइंस जा रही हैं और आप इसको ट्रांसवर्सली ऐसे सॉरी वर्टिकली ऐसे कट लगाते हैं फॉर सर्जरी और ड्यू एनी रीज़न, तो ये स्कार भी बनाएगा और ये जल्दी हील भी नहीं करता। ठीक है, तो इसके अंदर नेचुरल लाइन ऑफ क्लीवेज होती हैं। ठीक है, अगर एब्डोमेन की रीजन की बात करें तो ये लाइन जो होती हैं ये डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड्स रन करती हैं। ठीक है, डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड्स रन करती हैं। ठीक हो गया। इस फिर ये है कि इसके अंदर हमारे पास एम्ब्लाइकस होता है स्किन में, एम्ब्लाइकस वी ऑल नो। ठीक है, एम्ब्लाइकस क्या होता है, बेसिकली ये एक स्कार टिश्यू है। ठीक है, जो कि एम्ब्लाइकल कॉर्ड की अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब जब आप आपकी फ्यूचर लाइफ में यहाँ पे एम्ब्लाइकल कॉर्ड अटैच होती है और वही उसका रेमिनेंट हो जाता है एम्ब्लाइकस। ठीक है, और ये किधर होता है, इन द लीनिया एल्बा, वो हम बाद में बताएंगे कि लीनिया एल्बा क्या होता है। इसके अलावा फिर हम इसके डर्मोटॉम्स देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जीफाइड प्रोसेस होता है उस पर T1 होता है, T7 होता है एट द जीफाइड प्रोसेस। ठीक है,
देन वी हैव T10 के लेवल पे आपका अम्बिलिकस होता है, ठीक है। और L1 के लेवल पे आपका इन्ग्वाइनल लिगामेंट, L1 जो होता है वो इन्ग्वाइनल लिगामेंट और प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये आपके डर्माटॉन्स होते हैं, ये डर्माटॉन्स हैं। नर्व सप्लाई हम देख लेते हैं, ठीक है। जो नर्व सप्लाई होती है ना वो इस तरह है कि हम नर्व सप्लाई की बात करें, ठीक है। नर्व सप्लाई ना आपकी जो सप्लाई आती है वो तीन नर्व से आती है। तीन नर्व्स कौन कौन सी हैं? मेजर तीन होती हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी होती हैं आपकी? सब कॉस्टल, ठीक है। सब कॉस्टल T12 से जो अराइज करती है, ठीक है। फिर इलियो इन्ग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। तो ये आपकी होती है नर्व्स, ठीक है। और ये जो इलियो इन्ग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक में ये दोनों L1 से ओरिजिनेट करती हैं। तो मतलब L1 की जो नर्व्स अराइज होंगी वो फिर आगे जाके दो में डिवाइड होती हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इन्ग्वाइनल, ठीक है। और ये तमाम एब्डोमेन को इनोवेट करती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एंटीरियर रेमाई ऑफ द लोअर सिक्स थोरैसिक नर्व्स भी आती है। तो फर्स्ट ईयर में जब हमने थोरैसिक नर्व्स पढ़ी थी तो हमने कहा था जो लोअर सिक्स होती हैं वो मिड लाइन, मतलब अगर ये रिब है फुल तो इसकी मिड लाइन पे आके यहाँ से नीचे डिसेंड करना शुरू कर देती हैं। तो वो नीचे डिसेंड करके आपके एब्डोमेन के एरिया को सप्लाई करेंगे। तो एंटीरियर रेमाई ऑफ द लोअर सिक्स थोरैसिक नर्व्स भी इसमें आती हैं। सब कॉस्टल तो आती ही एब्डोमेन में, और इलियो इन्ग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं, ठीक है। और ये आपके तमाम सप्लाई करेंगी। अब हम आ जाते हैं आर्टीरियल सप्लाई पे, ठीक है। ठीक है, हम आते हैं आर्टीरियल सप्लाई पे। ऐसे आर्टीरियल सप्लाई इस तरह होती है कि अगर ये ट्रंक एब्डोमेन का रीजन है, सही है, हाइपोथेटिकली बात कर लेंगे, ये ट्रंक का रीजन है, ठीक है। तो इसमें ये मिड लाइन है और ये अम्बिलिकस का लेवल है, सही है, ठीक है। ये मिड लाइन का लेवल है और ये अम्बिलिकस है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है आपके सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। ये आती है आपकी सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, सॉरी आर्टरी, ठीक है। नीचे से आती है आपके पास इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। ये आपकी दोनों मिड लाइंस को सप्लाई करती हैं और मिड लाइन में ये एनास्टोमोस कर देती हैं विद ईच अदर, ठीक है। तो ये मिड लाइन में आ गई, सही हो गया। फिर आपके रह जाते हैं ये फ्लैंक्स, ठीक है, ऐसी ही बात है। तो ये जो फ्लैंक्स होते हैं ना ये सप्लाइड होते हैं बाय द इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ठीक है। ये ऊपर से जो इंटरकॉस्टल आ रही थी वो सप्लाई करेंगी, ठीक है, इंटरकॉस्टल आर्टरी सप्लाई करेंगी। फिर आ जाती हैं आपके पास लंबार, और फिर यहाँ नीचे से आपके पास जो ये एरिया रह जाता है वो होती है डीप सर्कमफ्लेक्स आइलेट, डीप सर्कमफ्लेक्स आइलेट। तो हमने कौन सी नर्व्स पर आर्टरीज पर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो कि मिड लाइन में सप्लाई करेंगी, और फिर इंटरकॉस्टल नर्व्स, लंबार एंड डीप सर्कमफ्लेक्स आइलेट जो कि फ्लैंक्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपकी होगी आर्टीरियल सप्लाई। जो वीनस सप्लाई है ना वो हम सुपरफिशियल और डीप वेन्स देखेंगे और उनमें हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी वीनस कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स आती हैं, लेकिन ये है कि सुपरफिशियल और डीप में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं वीनस ड्रेनेज, ठीक है। अब ये फिर अगेन हम बना लेते हैं हमारा एब्डोमेन, ठीक है। ये हम बना लेते हैं एब्डोमेन। अब जो हमारे पास वीनस ड्रेनेज होता है ना वो एक होती है हमारे पास सुपरफिशियल वीनस ड्रेनेज, जो कि सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स, और होती हैं डीप वेन्स, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुपरफिशियल वेन्स की, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल वेन्स होती है ना उनमें कौन कौन सी वेन्स, ये बेसिक ये यहाँ पे एक नेटवर्क बना रही होती हैं, ठीक है, एट द अम्बिलिकस, नेटवर्क ऑफ वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स नेटवर्क बनाती हैं एट अम्बिलिकस, मतलब वो अम्बिलिकस से रेडिएट करेंगी, ठीक है। और उन नेटवर्क ऑफ वेन्स जो कि अम्बिलिकस से रेडिएट कर रही हैं उनको हम कहते हैं पैरा अम्बिलिकल वेन्स, ठीक है। और उनको क्या कहते हैं? पैरा अम्बिलिकल वेन्स, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास अम्बिलिकस है और इससे ये राइज कर रही हैं वेन्स, तो ये अगर यहाँ पे नेटवर्क बना रही हैं तो उनको हम कहते हैं पैरा अम्बिलिकल वेन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये नेटवर्क तो राइज हो गया, लेकिन अब इस ये नेटवर्क कहीं ड्रेन भी तो करता है ना, ठीक है। तो अबव द नेटवर्क, ठीक है, अबव नेटवर्क जो ये वेन्स हैं ये ड्रेन करती हैं इनटू द लेटरल थोरैसिक वेन, और लेटरल थोरैसिक किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी की, ठीक है। ये किसकी ब्रांच है? फर्दर एक्सिलरी की ब्रांच है,
ठीक है, तो ये आपके पास लेटरल एक्सिलरी जा रही है और इसके साथ ये लेटरल thoracic है, तो इसके अंदर ये क्या करेंगी, ड्रेन कर देंगी। कौन सी, पैरा अम्बिलिकल वेन्स। सही हो गया। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं आगे बिलो द नेटवर्क। ठीक है, बिलो द नेटवर्क जो है ये ड्रेन करती हैं इनटू द दो वेन्स में बेसिकली। एक आपकी ग्रेट सेफनेस, ठीक है, ग्रेट सेफनेस में ड्रेन करेंगी, या ये ड्रेन करेंगी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक में। ठीक है, ये इन दोनों में, और ये दोनों किसकी ब्रांचेस हैं बेसिकली आपकी, ये दोनों ही ब्रांचेस हैं फेमरल वेन की। अंडरस्टूड। तो ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक में ड्रेन करेंगी, और जो ग्रेट सेफनेस है वो भी किस में ड्रेन करेगी, फेमरल वेन में। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने कर ली इसकी सुपरफिशियल वेन्स। ठीक है, अब ये जो हमने बताया कि ये पैरा अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, ठीक है, ये पैरा अम्बिलिकल पास करती हैं, पैरा अम्बिलिकल पास करती हैं थ्रू द अम्बिलिकस। ठीक है, पास थ्रू अम्बिलिकस, और ये एनास्टोमोस कर देंगी, एनास्टोमोस कर देंगी विद द पोर्टल वेन, पास थ्रू अम्बिलिकस। अच्छा, अम्बिलिकस से पास करने के बाद ये किधर चली जाती है, इन द लिगामेंट ऑफ टीरेस। ठीक है, और लिगामेंट ऑफ टीरेस के बाद ये चली जाएंगी इनटू द पोर्टल वेन। तो ये हमारे पास जो पैरा अम्बिलिकल वेन है ये सिस्टमिक वेन का पार्ट है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास पोर्टल सिस्टम का पार्ट है। तो ये पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस, वीनस एनास्टोमोसिस। ठीक है, और ये और भी जगहों पे बनते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एनल कैनाल में बनता है। ठीक है, तो वो आप अपने अपने उसमें देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमने बताया क्या, सुपरफिशियल वेन्स, ये क्या आती है हमारे पास, सुपरफिशियल वेन्स। अब हम पढ़ने लगे हैं डीप वेन्स। ठीक है, डीप वेन्स जो है ना वो कॉरेस्पॉन्डिंगली आसान है, इस तरह कि अगर आपको आर्टरी याद है तो उसी तरह इनकी ब्रांचेस हैं। तो आपके पास कौन कौन सी आती हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, फिर आपके पास होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, डीप सर्कमफ्लेक्स आइलेट। ठीक है, ये आपके पास होती हैं वेन्स। ठीक है, अब जो आपके पास होती है ये एक्सटर्नल सर्कमफ्लेक्स आइलेट। ठीक है, जो ये होती है ये मेरे ख्याल में एक्सटर्नल आइलेट की ब्रांच है, ये मतलब एक्सटर्नल आइलेट में ड्रेन करेगी, और ये जो अपर जो हैं ये ड्रेन करती हैं इनटू द इंटरनल thoracic, मतलब उसकी ट्राइब्यूटरी नहीं हो रही है, इसकी ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, तो बहरहाल जो मेन तीन आर्टरी वेन्स आपने यहाँ सकती हैं वो ये तीन है, स्फीयर एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप आइलेट। ये मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन सी थी, इंटरनल thoracic और एक्सटर्नल आइलेट मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। यानी हम इसको कट ही कर देते हैं। तो ये आपने तीन याद रखनी है। ये आपके पास क्या आपने पढ़ लिया, सुपरफिशियल फेशिया, सॉरी की नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज पढ़ लिया है हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग लिम्फेटिक्स देख लेते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक्स की एसच जो है वो हेडिंग नहीं दी हुई यहाँ पे, बट हम देख लेते हैं कि लिम्फेटिक्स क्या है। हमारे पास जो लिम्फेटिक्स होते हैं ना वो सुपरफिशियल की अगर बात करें, ठीक है, सुपरफिशियली अगर बात करें तो ये अगर हमारे पास एब्डोमेन था तो यहाँ एंटीरियरली जो है वो अबव द अम्बिलिकस जो है ये ड्रेन करते हैं इनटू द एंटीरियर एक्सिलरी। ठीक है, फिर जो हमारे पास पोस्टीरियरली आइलेट क्रेस्ट तक, ये अबव अम्बिलिकस एंटीरियरली किसमें ड्रेन करती हैं, एंटीरियर एक्सिलरी में। ठीक है, फिर हमारे पास पोस्टीरियरली अबव आइलेट क्रेस्ट जो है वो ड्रेन करती हैं into the posterior axillary। देन हमारे पास इससे नीचे वाले बिलो आइलेट क्रेस्ट आपके पास जो एरिया है वो ड्रेन होता है इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल, और जो बिलो अम्बिलिकस का पार्ट है वो भी ड्रेन होता है इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल। मतलब कि यहाँ से नीचे एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों ड्रेन करते हैं इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली अबव द अम्बिलिकस और आइलेट क्रेस्ट डिफरेंट है।
ठीक है, फिर हम आ जाते हैं डीप लिम्फेटिक्स पे। ठीक है, डीप लिम्फेटिक्स जो होते हैं ना वो काफ़ी सारे उनमें आ जाते हैं। ठीक है, मेनली जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं एक्सटर्नल आइलिक। ठीक है, एक्सटर्नल आइलिक lymph nodes, then we have the para-aortic, then internal thoracic और posterior intercostal। ये मेन आप याद रख सकते हैं, ये मेन आपके पास लिम्फेटिक्स हैं। सही हो गया। अब हम आ जाते हैं सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया पे। मसल्स का जो टेबल है ना, इसके बाद हम डीप फेशिया के बाद मसल्स ही ले रहे हैं। मसल्स आप लोगों ने बस उसके बारे में टेबल याद कर लें। टेबल कौन सा, जो स्नेल की बुक है, स्नेल की बुक पे टेबल 6.1 है, वो उसकी वहाँ से इंसर्शन, ओरिजिन, इंसर्शन और सप्लाई वगैरह देख लें। बहुत आसान थी वो, वैसे भी आपको याद करनी पड़ेगी और कोई इतना पूछता भी नहीं है वैसे। ठीक है, then we have superficial fascia। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया की ना हमारे पास होती हैं दो लेयर्स, एक होती है फैटी लेयर और एक होती है मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, फैटी लेयर को हम लोग कहते हैं कैंपर्स फेशिया। ठीक है, पहले सी आता है, सी ऐसे मैंने याद रखा हुआ है। ठीक है, कि पहले सी कैंपर स्पेशिया जो है वो फैटी लेयर को कहते हैं, और क्योंकि सी पहले आता है एबीसीडी में, तो पहले कैंपर स्पेशिया मतलब कि फैटी लेयर आएगी। फिर मेम्ब्रेनस लेयर जो होती है वो होती है स्कारपास फेशिया। ठीक है, ये हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया की दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लेयर्स किस तरह से होती हैं, ये डिफरेंट लोकेशन पे। फैटी लेयर जो होती है ना, फैटी लेयर, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होती है विद द सुपरफिशियल फैट। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस विद सुपरफिशियल फैट। ठीक है, और ये थिक होती है इन द ओबीस पेशेंट्स। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं मेम्ब्रेनस लेयर पे। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर जो होती है ना, ये लैटरली एंड अबव, ठीक है, ये फेड कर जाती है। मतलब कि जब आप फ्लैंक्स पे जाओगे तो ये फ्लैंक्स वाले रीजन पे नहीं होती और अबव नहीं होती। अबव क्यों नहीं होगी, क्योंकि अबव थोरेसिक रीजन स्टार्ट हो जाता है और ये तो लेयर ही एंटर की और फ्लैंक्स पे ये नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा ये थिन होती है और ये कॉन्टिन्यूस होती है विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ बैक एंड थाई। बैक एंड थाई के सुपरफिशियल फेशिया से ये क्या होती है, बैक एंड थॉरैक्स, सॉरी। ठीक है, तो ये बैक एंड थॉरैक्स के सुपरफिशियल फेशिया से कॉन्टिन्यूस होती है। तो ये क्या होता है कि जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है वो सिर्फ आगे वाले पार्ट पे होती है, जब वो फ्लैंक्स पे जाती है तो वो फ्यूज कर जाती है, कॉन्टिन्यूस हो जाती है विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द बैक, और अबव भी ये थॉरैक्स के सुपरफिशियल फेशिया के साथ कॉन्टिन्यूस होती है। लेकिन जब ये थाई में आती है तो ये थाई में, ठीक है, इन द थाई ये कॉन्टिन्यूस होती है विद द डीप फेशिया। बैक एंड थॉरैक्स में ये होती है विद द सुपरफिशियल फेशिया, लेकिन थाई में यहाँ पे डीप फेशिया ऑफ द, जिसे हम फेशियल लटा कहते हैं, उसको उसके साथ ये क्या करती है, कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक हो गया। फिर अब हमने इसकी ये देखना है कि मिड लाइन में ये ऑल ओवर कवर करती है। अब यहाँ हमने बता दिया कि ये थाई में थी, अब ये मिड लाइन वाला एरिया बनता है। ठीक है, इन द मिड लाइन मेल्स में ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के लिए ट्यूबुलर शीथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ट्यूबुलर शीथ और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, इसके अलावा ये अभी तक मेल्स की ही बात हो रही है, ये इंटर करती है स्क्रोटम में। ठीक है, और वहाँ, ठीक है, वहाँ पे ये अटैच होती है टू द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च, मतलब कि ये प्यूबिक आर्च होती है ना, ठीक है, तो ये इसके साथ अटैच होती है और यहाँ पे हम इसको कहते हैं ओलिस फेशिया। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर को स्क्रोटम में कहते हैं कॉलिन्स फेशिया और फैटी लेयर को हम लोग स्क्रोटम में कहते हैं डार्टस मसल। तो क्या होता है कि अगर हम लोग इस साइड से देखें तो
यहाँ से जब वो एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द स्क्रॉटम, तो ये जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है ना, वो एक मेम्ब्रेनस शीट की बना रही होती है, तो वहाँ पे हम उसको कह रहे होते हैं क्या, कॉलीज फेशिया। ठीक है, लेकिन जो फैटी लेयर होती है ना, वो यहाँ पे आके एक मस्कुलर लेयर बनानी शुरू कर देती है और उसको हम कहते हैं डार्टस मसल। ठीक है, ये बोथ लेयर्स इंटर करती हैं स्क्रॉटम में, और स्क्रॉटम में हम फैटी लेयर को कहते हैं डार्टस मसल, और मेम्ब्रेनस लेयर को कहते हैं कॉलीज फेशिया। ठीक है, ये बेसिकली वही दोनों लेयर्स हैं, बस इनका यहाँ पे आके नाम चेंज हो गए हैं। ठीक हो गया। अब फिर हमारे पास डीप फेशिया होता है। डीप फेशिया मैंने आपको बताया कि ये थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हर मसल के बाद एक इसकी लेयर होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास मसल्स हैं। मसल्स में आपके पास 3 मसल्स होते हैं। ठीक है, मसल्स में 3 मसल्स कौन से, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये 3 तो मसल्स आपने याद रखने ही रखने हैं, ये तो ऑल अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एब्डोमिनस। ठीक है, इसके अलावा मिड लाइन में हमारे पास एक मसल होता है, 2 मसल्स होते हैं। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, ये रेक्टस शीथ के अंदर होता है, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक कुछ लोगों में पायरामिडालिस मसल भी होता है। ठीक है, और ये छोटा सा मसल होता है जो कि प्यूबिक बोन से अराइज किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मसल्स होते हैं। ये रीजन इंसर्शन आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। देन हम आ जाते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स पे जो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उनमें क्या है कि जो हमारे पास होता है ना एक्सटर्नल ऑब्लिक। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक इन तमाम मसल्स की क्या होती है ना कि एंड पे ये एक एपिनेरोसिस बना रहे होते हैं और इंसर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, एपिनेरोसिस बना के ये सारे मसल्स इंसर्ट होते हैं, तो इनकी एपिनेरोसिस से स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। अब एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है ना, वो क्या स्ट्रक्चर्स अराइज कराता है कि ये बनाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग बनाता है। ठीक है, सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग क्या होती है कि जो आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपिनेरोसिस होती है ना, उसके अंदर एक होल होता है। ठीक है, और उस होल को हम कहते हैं सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग। ये ट्रायंगुलर होल होता है, और ये सारी चीजें किसमें बन रही हैं, एपिनेरोसिस में बनती हैं। ये एपिनेरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक में सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग बनती है, व्हिच इज बेसिकली अ ट्रायंगुलर होल इन द एपिनेरोसिस। ठीक है, इन्ग्वाइनल लिगामेंट बनता है। तो क्या होता है कि जो आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है ना, इसकी एपिनेरोसिस ऐसे करके अपने आप अपने ऊपर फोल्ड होती रहती है, और फोल्ड होके ये इन्ग्वाइनल लिगामेंट बनाती है, जो कि एंटीरियर स्क्लेरल एक्सपेंसिव प्यूबिक सिम्प्लिसिस पे प्यूबिक ट्यूबरकल पे जाके अटैच होता है। और फिर अगर ये कि हमारे पास इन्ग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, तो इस इन्ग्वाइनल लिगामेंट से ये प्यूबिक ट्यूबरकल है और ये प्यूबिक बोन है। ठीक है, ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन। ठीक है, ये प्यूबिक बोन है, तो यहाँ से हमारे पास एक और लिगामेंट राइज करते हैं, जो कि प्यूबिक रमाए पे या प्यूबिक बोन पे ऐसे करके जाके अटैच होता है। ये तो ये जो छोटा सा लिगामेंट मैंने अभी बनाया, इसको हम कहते हैं लैक्यूलर लिगामेंट। सही हो गया। फिर हमारे पास पेक्टिनियल लिगामेंट भी होता है। पेक्टिनियल लिगामेंट क्या होता है कि जो आपकी होती है ना बोन, कौन सी बोन, एक सेकेंड, हाँ, जो आपकी पेक्टिनियल लाइन होती है ऑन द प्यूबिक बोन। ठीक है, ऐसे ये पेक्टिनियल लाइन होती है ना, जो अभी हम लोगों ने के मॉड्यूल मॉड्यूल में पेल्विक रिंग में पड़ी थी, तो वो इलियोपेक्टिनियल लाइन की जो बोन होती है, बोन की आउटर लेयर क्या होती है, पेरिओस्टियम होती है ना, तो वो जो पेरिओस्टियम थिकन होती है ना, तो वहां से एक लिगामेंट राइज कर रहा होता है, जो कि फेस एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपिनेरोसिस में इंसर्ट होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपिनेरोसिस में इंसर्ट होता है, तो उस लिगामेंट को हम कहते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट। ठीक है, ये कैसे राइज करता है, पेरिओस्टियम ऑफ द बोन से। और लास्टली हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपिनेरोसिस जो होती है ना, ये जब इंटर करती है इनटू द किसमें इंटर करेगी, ये इंटर करती है इनटू द स्क्रोटम। ठीक है, तो ये वहां पे बना देती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है,
इसकी एपिन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ये जब एंटर करता है इनटू द स्क्रॉटम तो ये बना देता है एक्सटर्नल स्पेमेटिक फिशिया। हम ये चीज़ें वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? इसके अलावा इंटरनल ऑब्लिक से भी कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज़ करते हैं, वो कौन से होते हैं? कॉन्जॉइंट टेंडन होता है और क्रीमास्टर मसल होता है। तो उससे कॉन्जॉइंट टेंडन और क्रीमास्टर मसल अराइज़ करते हैं। बाकी रेक्टस शीट, रेक्टस एब्डोमिनस वगैरह को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो हम वहीं पे देख लेंगे। तो जो क्रीमास्टर मसल होता है ना, वो बेसिकली इंटरनल ऑब्लिक जो होता है वो जब स्क्रॉटम में अराइज़ करता है, तो वो एक मसल बना देता है जिसको हम कहते हैं क्रीमास्टर मसल। और कॉन्जॉइंट टेंडन ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक की एपिन्यूरोसिस से मिलके बन रहा होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसको स्ट्रक्चर से जो कि अराइज़ कर रहे होते हैं फ्रॉम द एपिन्यूरोसिस ऑफ दीज मसल्स। और ये हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ी, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। नाउ थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।